हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए यानी कि 100 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यानी कि 100 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा जो आपके एसएससी एमटीएस और जीडी में ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि कार्य का यानी कि कार्य की मात्रक है। दोस्तों कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल में कहा जाए कि प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष की इकाई जो होती है तो प्रकाश की तीव्रता की इकाई है, ठीक है। ऑप्शन यानी कि क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्रकाश की तीव्रता हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यानी कि पास्कल इकाई है दोस्तों दाब की, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दाब की। अगला सवाल है यानी कि कैंडिला मात्रक है, ठीक है। तो दोस्तों ज्योति तीव्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है एम्पियर का मात्रक होता है। तो दोस्तों एम्पियर का जो मात्रक होता है विद्युत धारा होता है। दोस्तों 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा यानी कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। दोस्तों अगला सवाल, एक समतल दर्पण पर यानी कि आपतित किरण 60 डिग्री का अगर कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता यानी कि प्रकाश जाता है यानी कि हीरे से कांच में, ठीक है। जब हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि हीरे से कांच में। अगला सवाल है यानी कि मृग तृष्णा उदाहरण है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 9 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। दोस्तों 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि जूल हो जाएगा, ठीक है। अगला 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि सीजीएस यानी कि पद्धति में कार्य का इकाई क्या है। यानी कि सीजीएस पद्धति में कार्य का इकाई क्या होगा। तो दोस्तों अर्घ हो जाएगा और डाइन सेमी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्घ। अगला 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है। तो दोस्तों 107 अर्घ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 107 अर्घ। अगला सवाल है 1 मेगावाट कितने यानी कि वाट के तुल्य होता है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1 लाख वाट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख हो जाएगा इसका राइट आंसर है, यानी कि 1 मेगावाट में कितना होता है, 1 मेगावाट में जो होता है आपका यानी कि 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 मेगावाट बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख होगा। अगला सवाल है कि एक अक्षय शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा 746 वाट। अगला 15 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि जब विस्थापन बल की दिशा में होता है यानी कि जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा, कार्य कितना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम, ठीक है। अगला 16 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि जब विस्थापन बल की यानी कि लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा। दोस्तों इसका कार्य कितना होगा। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 0 होगा। 17 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जाता है और नहीं तो नष्ट किया जाता है। यह नियम किसका है। तो दोस्तों यह नियम जो है यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। अगला सवाल है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है, राइट आंसर होगा। अगला 19 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तनी हुई जो स्प्रिंग होती है उनमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगला सवाल यानी कि डायनेमो का क्या कार्य है। दोस्तों जो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला सवाल है कि मोमबत्ती में किसका रूपांतरण होता है। मोमबत्ती में किसका रूपांतरण होता है। तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगला सवाल है कि माइक्रोफोन का कार्य क्या है। माइक्रोफोन जो होता है उसका कार्य क्या है। तो दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना।
अगला सवाल है कि लाउड स्पीकर का क्या यानी कि लाउड स्पीकर का क्या कार्य है। लाउड स्पीकर जो होता है उसका क्या कार्य है, तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। अगला सवाल यानी कि सोलर सेल का क्या कार्य है। सोलर सेल का जो कार्य होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल ट्यूबलाइट का क्या कार्य है। ट्यूबलाइट का जो कार्य है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना। अगला सवाल है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सितारा। अगला सवाल है कि किस वस्तु को संवेग 2 गुना कर दी जाए तो यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगी। अगर किसी वस्तु को संवेग को 2 गुना किया जाएगा तो उसका गतिज ऊर्जा जो होगा यानी कि 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसके 2 गुना हो जाएगा। अगला सवाल यानी कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। अगला सवाल है यानी कि एक मिशन 100 जूल कार्य यानी कि 10 सेकेंड में करती है तो उसकी शक्ति क्या होगी, तो 10 वाट होगी, ठीक है। अगला सवाल यानी कि शक्ति का मात्रक वाट किस वैज्ञानिक ने यानी कि किस वैज्ञानिक के नाम यानी कि किस वैज्ञानिक के नाम के सामान्य रखा गया, तो यानी कि जेम्स वाट ने, ठीक है, जेम्स वाट। अगला सवाल दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला सवाल गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूटन ने, ठीक है। अगला सवाल पृथ्वी तल से नीचे जाने पर यानी कि जी का मान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जी का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। अगला सवाल पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। जी के मान सबसे यानी कि सबसे अधिक कहां पर होता है, तो ध्रुवों में होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों में। अगला सवाल कि जी का मान सबसे कम कहां होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। अगला सवाल यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने वाले यानी कि लोकल के आवर्त काल यानी कि आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि लोलक यानी कि सवाल में कहा जा रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने वाले यानी कि लोलक के आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्त काल बढ़ जाता है, ठीक है। अगला सवाल पृथ्वी के यानी कि पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है, तो 1/6 होता है, यानी कि 1/6 होता है। अगला है दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है। अगला सवाल एक्स किरण किसमें से होकर नहीं पार करती है, तो दोस्तों लकड़ी से होकर, ठीक है, लकड़ी से होकर पार नहीं करती है। अगला है यानी कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण कौन सा तत्व आवश्यक है, तो यानी कि जोकार्नियम, ठीक है। अगला सवाल कौन सा धातु यानी कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो एल्युमिनियम इसका इस सवाल का जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल यानी कि एक मनुष्य में 1 मीटर यानी कि 1 मीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाए तो उस यानी कि उसकी आंखों में कौन सा दोष होगा, तो दूरदृष्टि दोष होगा, ठीक है। अगला सवाल यानी कि सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, नौ संचालकों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यानी कि बनोरली की परिमेय किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पदार्थ के गुण व संरचना आदि का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो रासायनिक विज्ञान, ठीक है। इस सवाल का जवाब क्या होगा, रासायनिक विज्ञान। अगला जो हमारा सवाल है यानी कि नक्षत्रों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है, तो यानी कि खगोल विज्ञान, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, खगोल विज्ञान। अगला जो सवाल है केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो केमी शब्द से, ठीक है। 50 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि कर्मबद्ध एवं यानी कि सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब होगा विज्ञान।
अगला सवाल है आधुनिक विज्ञान के जन्मदाता किसे यानी कि किसे माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा यानी कि लेवोसिया। अगला सवाल सर्वप्रथम किस देश में रसायन विज्ञान का ज्ञान हुआ? तो मिस्र व अरब। ठीक है। अगला सवाल यानी कि आधुनिक विज्ञान में कब तक कितने तत्व की खोज हुई है? तो 108 तत्वों की। ठीक है। अगला सवाल वायु क्या है? वायु जो है एक मिश्रण है। अगला सवाल परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने। अगला सवाल पदार्थ की चतुर्थी अवस्था में कौन सी होती है? तो प्लाज्मा इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल जल क्या है? जल जो है एक यौगिक है। अगला सवाल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों तत्व इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल दाब बढ़ने पर पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। ठीक है। अगला सवाल पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबलने लगता है? तो दाब कम होने के कारण इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल दाब यानी कि जो द्रव का ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गतिज ऊर्जा जो होती है बढ़ जाएगी। इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल जिस अवस्था में पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में यानी कि अस्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि अस्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है चीनी का घुलन कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है आयोडीन का परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल जिस अवस्था में पदार्थ का संगठन व गुणधर्म में यानी कि अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन उसे हम कहते हैं। इस सवाल का जवाब क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। अगला सवाल मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल कोयला का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यानी कि सिरके का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल दूध से दही बनना यह परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। अगला सवाल दूध से दही बनने कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल प्राकृतिक में जल कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला सवाल जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। इस सवाल का सही जवाब होगा। दोस्तों अगला सवाल है जिन वस्तु का आधार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है वह कहलाता है द्रव। अगला सवाल यानी कि नौसादर को गर्म किए जाने पर वह बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है यानी कि इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं ऊर्ध्वाधर पातन। ठीक है। इस सवाल का सही जवाब होगा ऊर्ध्वाधर पातन। अगला सवाल यानी कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। अगला जो सवाल है चीनी या नमक का जलीय विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? तो जान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा यानी कि समांगी मिश्रण। अगला सवाल बारूद किस प्रकार का मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण है। इस सवाल का सही जवाब होगा। दोस्तों अगला सवाल है कि जब कोई द्रव विशेष दाब व नियम ताप पर जम जाता है तो उसकी अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा हिमांक। क्या होगा? हिमांक होगा। अगला सवाल यानी कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? तो दोस्तों क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल है भारी यानी कि हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों?
तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक जो होता है वह घट जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल यानी कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है क्यों दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, अगला जो मेरे प्यारे दोस्तों सवाल है कि यानी कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों। दोस्तों जो गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब जो होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, अगला जो सवाल है वायुमंडल यानी कि जो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा घनत्व। अगला सवाल है यानी कि तैराक को नदी में मुकाबले समुद्र यानी कि समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा समुद्री पानी का घनत्व जो होता है वह साधारण पानी से ज्यादा होता है। ठीक है, अगला जो सवाल है वस्तु की मात्रा बदलने पर यानी कि अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब होगा घनत्व होगा। अगला जो सवाल है यानी कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों पानी का जो घनत्व होता है वह अधिकतम क्यों होता है। तो दोस्तों यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। इस सवाल का सही जवाब होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला जो सवाल है जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब होगा थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। दोस्तों अगला सवाल है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व जो होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।